रसायन की पाठशाला में आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। और हम विलन चैप्टर को थोड़ा आगे की ओर बढ़ाते हुए आज बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और इसी बेसिस पे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में विलन से पूछे जाएंगे। हूबहू आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेरा वादा है। इसलिए आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर एक एक न्यूमेरिकल्स को ध्यान से सुनिएगा। ऐसा देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। पहले समझिए मिश्रित विलयन क्या है। राउल्ट ने एक नियम दिया था द्रव द्रव विलयन के लिए। राउल्ट का जो नियम है जिसको द्विअंगी विलयन का नियम कहा जाता है, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास, फैक्ट भी समझिए, अगर हमारे पास कोई एक बीकर है और इस बीकर में हमको कोई एक विलयन बनाना है बेटा, तो विलयन में दो चीजें मिलानी आवश्यक है। पहला विलेय, दूसरा विलायक। तो विलेय और विलायक मिलके क्या बन गया, एक विलेय। राउल्ट ने क्या कहा कि अगर विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, उस सिचुएशन में जो विलयन का जो भी आंशिक दाब होगा वह अगर विलेय का होगा तो विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। सॉरी, पी प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक कांस्टेंट पी नॉट है एक्स से कुछ ए इक्वेशन मिली। और इसी प्रकार से अगर विलेय का आंशिक दाब होगा तो कुल मिला के वह विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अर्थात पी बी बराबर हमको मिलेगा एक्स, सॉरी पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी एक्स। ये हमारे पास विलेय का है, विलायक का वाष्प दाब। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमको पता चल जाएगा क्या, कुल वाष्प दाब। समझिए अब सवाल में क्या कह रहा है, दो द्रव ए तथा बी है। पहले द्रव ए का जो वाष्प दाब है वह कितना है 80 mm और दूसरे बी का कितना है 60 mm। तो हम लिख लेते हैं, यहां देखिए हल। पी नॉट ए बराबर दिया है कितना 80 mm और पी नॉट बी बराबर कितना दिया है 60 mm। आगे पढ़िए, ए के कितने मोल है 3। अगर ए को विलेय मान लें और बी को क्या मान लें विलायक, तो विलेय के मोल की संख्या n बराबर 3 मोल है और कैपिटल N बराबर कितना मोल है 2 मोल। अब यहां से अगर हमको विलेय तथा विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यक्स से विलेय का मोल प्रभाज है स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन कितना है 3, कैपिटल एन कितना है 2, 3 प्लस 2 बराबर 5 हो गया, तो यक्स ए बराबर 3/5। इसी प्रकार से यक्स बी बराबर कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन कितना है 2 है बटे, कैपिटल एन कितना है 2 है बटे 3 2 5, 2/5 हो जाएगा। हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया, पी कुल वाष्प दाब बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए कितना है 80 mm और एक्स ए कितना है 3/5। पी नॉट बी कितना है 60 और एक्स बी कितना है 2/5। कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा, 5 को इसको डिवाइड करेंगे 0.4, यानी 80 गुणे 0.6 प्लस 60 गुणे 0.4।
8 छंग 48.0, 6 चौका 24.0, जोड़ दीजिए 8 4 12 की 2, हाथ में आया 4 2 6 1 7, 72.0 mm हमारा आंसर हो जाएगा। क्या? पी कुल वाष्प दाब। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया है, यानी मोल का पावर -1। देखिए सबसे पहले एक फैक्ट आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का बताते हैं। सवाल को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो वैल्यूज दी गई हैं फाइंड करिए, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। बगल में फार्मूले को रखिए, उसके बाद सवाल फिर से पढ़िए, देखिए कौन सी वैल्यू हमको नहीं मिली है। जैसे देखिए अगर मैं इसमें थोड़ी सी बात करूं तो एक चीज पकड़ में आ गई है, क्या? क्वथनांक में उन्नयन। इट मीन्स जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है और क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि यानी उन्नयन, यानी बढ़ना। किसका बढ़ना? क्वथनांक का बढ़ना। जब क्वथनांक बढ़ेगा बेटा तो स्वाभाविक है उसी को हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलेंगे? अब देखिए अगर हम हल सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पकड़ लेंगे। क्वथनांक उन्नयन कैलकुलेशन के लिए यम बराबर विलेय का अणुभार तथा क्वथनांक में उन्नयन में निम्न संबंध होता है। मोलर उन्नयन स्थिरांक में निम्न संबंध होता है। यम बराबर 1000 के सफिक्स बी स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी कैपिटल W। इतनी वैल्यू हमको चाहिए डेल्टा टी सफिक्स बी कैलकुलेट करने के लिए। देखिए क्या दिया हुआ, 3 ग्राम यूरिया। यूरिया कितने ग्राम जल में? 100 ग्राम। जल जहां भी होगा ऑलवेज बेटा वह विलायक का ही कार्य करता है, तो विलायक का भार तो कैपिटल W होता है, लेकिन जो घोला आपने वह विलेय है, तो विलेय का जो भार है वह स्मॉल w है। तो स्मॉल w बराबर कितना ग्राम? 3 ग्राम। कैपिटल W भी चाहिए लेकिन स्मॉल m भी चाहिए। स्मॉल m क्या है? विलेय का भार। और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO का अणुभार। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखो बेटा, स्मॉल m बराबर जितने परमाणु दिए हैं सबके परमाणु भार को आपस में जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा यूरिया का अणु भार क्या है। समझिए, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, 2 बार है तो 14 का 2 गुना 28, फिर प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 बार 4 बार है तो 4 हो जाएगा, 1 होता है तो 4 बार है तो 4 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का 16। ओवरऑल जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से 60 मिलना चाहिए। देखिए 16 4 20, 20 20 40 8 48, आ गया कितना? 60। कितने ग्राम जल में घोला गया? 100, यानी विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम। ज्ञात क्या करना है? क्वथनांक में उन्नयन को दिखाते हैं डेल्टा टी सफिक्स बी से, पता नहीं है। साथ में जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया है के सफिक्स बी बराबर कितना? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इन सब को उठा के यहां रख दीजिए। यम के स्थान पे कितना रखेंगे? 60 बचा 1000 गुणे के सफिक्स बी कितना आया? 0.52, स्मॉल w 3 है, डेल्टा टी सफिक्स बी पता नहीं है, कैपिटल W कितना है? 100। 0 से 0 0 गया, डेल्टा टी बी यहां उठा लाइए। डेल्टा टी सफिक्स बी बराबर
10 गुणे 0.52 गुणे 3/60। एक जीरो से एक जीरो गया, 3 का 2 गुना 6 होता है, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 छन 12, 0.626, कितना 0.26 केल्विन हमारा क्या गया क्वथनांक में उन्नयन। यानी हमने जब 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला तो क्वथनांक कितना बढ़ा है, 0.26 केल्विन। आशा करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विलन चैप्टर के कराएंगे एक एक करके। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लिखा क्या हुआ बेटा, 2 लीटर विलियम में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट के 25 मिलीग्राम को घोला गया है और घोलने पर हमको परासरण दाब यानी P ज्ञात करना है, वो भी यह मानते हुए कि जो पोटेशियम सल्फेट है वह पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है। वियोजित इट मीन्स होता है बेटा टूट जाना। फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो यह एक आयन, क्योंकि अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो ये इजीली पोटेशियम और सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, K2SO4 ये लिखा हमने K2SO4 और ब्रेक करेंगे ये टूटेगा 2K प्लस में और प्लस SO4 का डबल माइनस। एक मिनट थोड़ा सा माइक लगाने दीजिए, गलती से माइक बोल गया। देखिए K2SO4 ब्रेक किया, टूटा किसमें 2K प्लस प्लस SO4 माइनस 2, यानी अगर आयनन की हम बात करें तो उत्पन्न आयनों की संख्या कितनी है, 3 है। 2 आयन यहाँ एक यहाँ, इज इक्वल टू ये मान किसका है, I का, I बराबर 3। I बराबर 3, I क्या है, वांट ऑफ गुणक है, क्या है, वांट ऑफ गुणक है। आगे चलिए, कितना लीटर दिया है, B 2 लीटर। कितना टेम्परेचर है, 27, T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसको किस में बदलना होता है, केल्विन में। एनसीईआरटी की भाषा में केल्विन में बदलने के लिए 273.15 हम जोड़ सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, और सॉरी, लेकिन अभी हम 273 अप्रॉक्स में 273 ही आपको जोड़ना है। तो T बराबर हो जाएगा 300 केल्विन। कुछ और वैल्यू देखते हैं। अच्छा, K2SO4 का कितना ग्राम घोला गया है, 25 मिलीग्राम। स्मॉल w है 25 मिलीग्राम यानी mg, इसको ग्राम में बदल देते हैं। ग्राम में बदलने के लिए 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 0.025 ग्राम। कितना मिल जाएगा, 0.025 ग्राम। हमको क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब। क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब। वांट ऑफ समीकरण से Pv बराबर NRT या फिर Pv बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m RT। R क्या है, गैस स्थिरांक है जिसकी वैल्यू फिक्स है 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन किलोग्राम। आगे देखिए बेटा, क्या क्या पता चल गया, क्या जानकारी में नहीं है। देखिए P है ज्ञात करना, B पता चल गया, स्मॉल w भी पता है, स्मॉल m नहीं पता, R भी पता है और T भी पता है। इट मीन्स हमको ज्ञात क्या करना है, स्मॉल m। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। स्मॉल m के लिए पोटेशियम सल्फेट के परमाणु भार को आपस में जोड़ देते हैं। पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है, 2 बार जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा।
सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16, टोटल 4 ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हो जाएगा 64। आप जोड़ दीजिए 70 30 100, 8 2 10, 110, 110 कितना हो गया, 110 में 64 जोड़ दीजिए तो 174। कैलकुलेशन आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ वैल्यू रखते हैं, P बराबर 2 बराबर स्मॉल w कितना है 0.025, यम कितना है 174, आर है 0.0821, गुणे टी कितना है 300। आशा करते हैं कि आप कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और एक बार फिर से देख लीजिए, 2 लीटर बिलियन में 27 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले जो भी विलयन है उसका परासरण दाब ज्ञात करना है, वो भी यह मानते हुए K2SO4 पूर्ण रूप से वियोजित होता है। ठीक है, तो 2 आयन आए तो आई का मान, सॉरी एक गलती यहाँ पर हुई है, हम जो फार्मूला यहाँ लगाएंगे Pb बराबर स्मॉल आई एनआरटी लगाएंगे, Pb बराबर स्मॉल आई, यहाँ भी P गुणे 2 बराबर आई का मान कितना है 3। अब सही है, अब हमारी सवाल बिल्कुल कंप्लीट है। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। जल में चीनी का विलयन है कितने परसेंट का, 5% का, वो भी भार के अनुसार। और जल में ग्लूकोज का भी विलयन है 5%, वो भी भार के अनुसार। और हमको विलयन का हिमांक दिया है 271 केल्विन। इनकी सहायता से हमको शुद्ध जल यानी विलायक के हिमांक की गणना करनी है। देखिए, अगर हमको विलायक का हिमांक निकालना है तो सबसे पहले हिमांक का अनुमान समझिए। हिमांक का अनुमान क्या होता है, डेल्टा टी सफिक्स यह बराबर विलयन का हिमांक माइनस, सॉरी विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अगर हमको टी नॉट माइनस टी एफ, ये है विलायक का हिमांक, ये है विलयन का, यानी डेल्टा टी एफ पता चल जाए और यहाँ विलयन का हिमांक पता चल जाए टी एफ, तो इजियली हम टी नॉट यानी शुद्ध जल यानी विलायक के हिमांक की गणना हम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले दो कंडीशन से, एक तो चीनी का विलयन है, दूसरा कौन सा है ग्लूकोज। तो हमको दो टेबल बनाने होंगे, एक चीनी के लिए एक ग्लूकोज के लिए। चलिए पहला टेबल जो है चीनी के लिए, चीनी का सूत्र होता है C12 H22O11। बगल में ग्लूकोज भी लिख रहे हैं, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। देखिए पहली कंडीशन, दूसरी कह रहा है चीनी के 5% भार के अनुसार, 5% भार के अनुसार मतलब 100 में चीनी कितने ग्राम, 5 ग्राम। तो चीनी स्मॉल w बराबर 5 ग्राम, 100 में से 5 घटाइए, जो बचा कैपिटल W वह कितने ग्राम है, 95 ग्राम। और चीनी का अणुभार आप यहां से निकालिए, एक कार्बन का 12, तो 12 कार्बन का 144, एक हाइड्रोजन का 1 तो 22 हाइड्रोजन का 22, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तो 11 ऑक्सीजन का 176। ऐड कर दीजिए सबको, ओवरऑल आपको 342 मिलेगा। अब हम हिमांक और अनुमान का फार्मूला जानते हैं, स्मॉल m बराबर 1000 के सफिक्स एफ स्मॉल w बटे डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल W। स्मॉल m बराबर, स्मॉल m कितना है 342, के एफ पता नहीं है,
स्मॉल डब्लू है 5 ग्राम, डेल्टा टीएफ भी नहीं पता, विलयन का हिमांक दिया है 271, डेल्टा टीएफ भी नहीं पता, गुणे कैपिटल डब्लू कितना है 95, कैपिटल डब्लू कितना निकल गया 95, विलयन का हिमांक दिया है और विलयन का हिमांक दिया है ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का ग्लूकोज से बने 5% विलयन का हिमांक हमको ज्ञात करना है। शुद्ध जल का भी हिमांक दिया हुआ है। देखिए यहां से अगर हम विलयन के हिमांक में से शुद्ध जल का हिमांक घटा दें तो हमको पता चल जाएगा जल में बने चीनी के 5% विलयन का हिमांक अवनमन। यहाँ देखिए बगल में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देते हैं। डेल्टा टी सफिक्स एफ बराबर होता है टी नॉट माइनस टी एफ, क्योंकि चीनी का 5% जो विलयन है उसका हिमांक दिया हुआ है विलयन का 271, तो टी और शुद्ध जल यानी सब कुछ हमने जल में ही घोला है, तो जल का हिमांक कितना है 273.15 माइनस 271 घटाएं कितना आएगा 2.15, यहाँ रख लीजिए 342, यहाँ कितना रख देना है 2.15। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज भी 5% भार के अनुसार है, इसका भी स्मॉल डब्लू 5 ग्राम हो जाएगा और कैपिटल डब्लू कितने ग्राम हो जाएगा 95 ग्राम। और ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, आप यहां से निकाल लीजिएगा 5 छंग 72, 16 छक्का 96, 12 का नंबर 12, ये तीनों जोड़ देना है। ठीक है, ना तो केएफ पता है यहाँ, ना तो डेल्टा टीएफ पता है, यहाँ पे कुछ नहीं पता। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे स्मॉल एम बराबर सेम फार्मूला 1000 गुणे केएफ गुणे स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीएफ गुणे कैपिटल डब्लू। स्मॉल एम कितना है 180, 1000 गुणे केएफ नहीं पता, स्मॉल डब्लू 5, डेल्टा टीएफ भी ग्लूकोज के लिए नहीं पता, कैपिटल डब्लू 95। इक्वेशन नंबर 2। देखिए फिर से समझिए एक बार। सवाल में चीनी और ग्लूकोज का विलयन दिया हुआ था 5-5%, ग्लूकोज से बने विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। शुद्ध जल का हिमांक साफ साफ लिखा हुआ है 273.1। अब यहाँ देखिए अंतिम स्टेप। समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, देखिए 2 से भाग करेंगे तो 342/180 हो जाएगा। फिर 1000 केएफ गुणे 1000 गुणे केएफ गुणे 5 पूरे का बटे कितना दिया हुआ इक्वेशन नंबर 5 में 2.15 और गुणे कितना है 95, पूरे का बटे क्या हो जाएगा 342/180, पूरे का बटे कितना दिया हुआ है 1000 इक्वेशन नंबर 2 से लिख रहे हैं केएफ गुणे 5 बटे डेल्टा टीएफ गुणे 95, जो कटता है काट दीजिए, 5 से 5 कटेगा 95 से 95, केएफ से केएफ कट जाएगी 1000 से 1000, डेल्टा टीएफ कहाँ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 342/180 बराबर डेल्टा टी सफिक्स एफ अपान 2.5। आप गुणा भाग करेंगे, जो आएगा वह डेल्टा टीएफ का मान होगा। हमको ग्लूकोज के विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। देखिए फार्मूला लिख रहे हैं डेल्टा टीएफ बराबर टी नॉट माइनस टीएफ, टीएफ निकालना है, टीएफ इधर उठा लाइए, डेल्टा टीएफ को वहां, तो टी सफिक्स एफ बराबर टी नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। टी नॉट दिया है सवाल में 273.1,
15 डेल्टा टी एफ आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा यहाँ रख के माइनस कर दीजिएगा। टी नॉट की वैल्यू दी गई है, आपको पता चल जाएगा ग्लूकोज के विलयन का हिमांक। सवाल एक बार रिपीट समझा दे रहे हैं। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक हमको ज्ञात करना था। एक बार चीनी एक बार ग्लूकोज, दोनों को हमने सॉल्व किया और यहाँ देखिए इसके लिए डेल्टा टी एफ निकल जा रहा था आराम से, क्योंकि हमको डेल्टा टी एफ मतलब होता है हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन को ज्ञात करने के लिए हम विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटा देते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ये भी एक अलग टाइप का प्रश्न है। H2SO4 का एक नमूना 94% W/B मीन्स भार बटे आयतन, यानी भार आयतन के अनुसार है। उसका घनत्व दिया है 1.44 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इस विलयन की मोललता की गणना करनी है। सबसे पहले हमको जानना होगा मोललता का फॉर्मूला। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के कुल मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। स्मॉल w अपान स्मॉल m गुणे कैपिटल W, इसमें ग्राम में गुणे 1000 किसका फॉर्मूला है? मोललता का फॉर्मूला है। अब चलिए देखिए सवाल में क्या क्या दिया है। H2SO4 का एक नमूना 94% है, इसका मतलब है 100 ग्राम में कितना है? 94 ग्राम। कौन? H2SO4। एक चीज और समझिए बेटा, विलयन जब भी बनाया जाएगा हमेशा विलयन का नाम विलेय के आधार पर ही रखा जाता है। इसका मतलब H2SO4 का नमूना है तो विलेय कौन होगा इसमें? H2SO4। कितने ग्राम H2SO4 का भार है? 94 ग्राम। अब H2SO4 का अणुभार निकाल लीजिए, 98 आएगा। कैसे आएगा समझा दे रहे हैं। हमने अणुभार निकालने का तरीका बता दिया। जो भी हमारे पास यौगिक दिया हुआ हो उसमें उपस्थित परमाणु के परमाणु भार को जोड़ दीजिए, जो आएगा उसी को अणुभार कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 तो 2 बार है तो 2 हो जाएगा। ऐसे सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64, तो जोड़ दीजिए 98 आ जाएगा। ठीक है। घनत्व कितना दिया है? डेंसिटी घनत्व दिया है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो हमको विलायक का भार निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, विलयन का भार निकाल दीजिए, फिर विलेय को घटा देंगे। विलयन का भार कैसे निकालेंगे? विलयन का भार बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना है? 100 में घोला गया है, 100 गुणे घनत्व 1.84। आंसर कितना आया? 184। विलयन का भार 184। अब विलायक का भार ज्ञात करने के लिए, विलायक का भार ज्ञात करने के लिए विलयन का भार माइनस विलेय का भार, विलयन का भार माइनस विलेय का भार कितना आएगा? 90। ये हो गया विलायक का भार। सब वैल्यू उठा के यहाँ रखिए। स्मॉल w 94, ये 98, ये कितना है? 90 गुणे 1000। जीरो से एक जीरो कैंसल, ये हो जाएगा 94 अपान 98 गुणे 9 गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। और मोललता को हमेशा या तो मोलल में लिखते हैं या फिर मोल प्रति किलोग्राम। ये बहुत सिंपल सवाल थी, थोड़ी डिफरेंट टाइप की। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी सवालें समझ में आई होगी। अभी कम से कम विलन चैप्टर में 4 से 5 सवालें और भी न्यू टाइप की कराएंगे, जो आपको पूरी तरीके से न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी कहीं भी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।